Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about balanced diet. Basically संतुलित आहार क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेथड्स ऑफ कुकिंग क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ किचन क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। एलटी ग्रेड का जो हमारा सिलेबस है उसका ये नेक्स्ट टॉपिक है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको सीक्वेंस में जो आपके पॉइंट्स दे रखे हैं, जो भी आपका चैप्टर्स दे रखे हैं, उन सभी को क्लियर करते हुए हम यहाँ चल रहे हैं। तो आपका बेसिकली जो संतुलित आहार है वो भोजन होता है या फिर वो डाइट होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ एक ऐसे समानुपात में उपस्थित होते हैं जो कि आपकी बॉडी को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, यानी कि आपकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपकी कैलोरीज है, आपकी मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, फैट है, प्रोटीन है, इन सभी चीज़ों को बॉडी में अकॉर्डिंग टू एज पर देयर नीड इनको प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ अतिरिक्त मात्रा में इनका प्रावधान हो सकता है, ताकि जो अपर्याप्त जो मात्रा होती है भोजन मिलने की उस अवधि में इनकी आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। जैसे कि कभी कभी हम फास्टिंग करते हैं या फिर अनविलिंगली हमारी कभी कभी फास्टिंग हो जाती है कि हमको काफ़ी लॉन्ग रन में खाना नहीं मिल पाता है, या XYZ कोई भी रीज़न होता है कि डाइट जो है वो वीक चल रही है कुछ ड्यूरेशन में। तो उस ड्यूरेशन में जो हमारी बॉडी में जो ऑलरेडी प्रिजर्व, जो ऑलरेडी सेव्ड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बाद में यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसके लिए जो आपका जो बैलेंस डाइट है वो रिक्वायर्ड होती है, या फिर हम कहें कि कुछ एक्स्ट्राज में जो हमारी कैलोरीज होती हैं, प्रोटीन होती है, वो बाद में यूटिलाइज हो जाती हैं। संतुलित आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाता है। ये बहुत सारे इसमें जो फूड होते हैं, फूड ग्रुप्स को ऐड किया जाता है, जिससे कि आपको वेरियस न्यूट्रिएंट्स आप ले पाएँ और उनसे हमारी बॉडी की जो डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनको फुलफिल किया जा सके। संतुलित आहार शरीर में भोजन तत्वों की जरूरतों को पूरा करता है। संतुलित आहार अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, यानी कि इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू हैव समथिंग फॉर 1 or 2 days यू विल हैव सम रिजर्व स्टोर। उसकी हेल्प से आप अपनी जो बॉडी है उसके जो फंक्शंस हैं उनको आराम से चला सकते हैं। जैसे कि रोज़ा होते हैं और आपके जो व्रत होते हैं या फास्टिंग डेज होते हैं, उन ड्यूरेशन में आपको ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो बेसिकली फिर क्वेश्चन आपका डेवलप होता है कि संतुलित आहार हम किसे कहेंगे। हमें पता है कि हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमें मालूम है कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, हमें ये भी पता है कि हमारी बॉडी को फैट, कार्बोहाइड्रेट और इन सब चीज़ों की जरूरत होती है। तो संतुलित भोजन क्या है? संतुलित भोजन साधारण एक मनुष्य जो होता है वो प्रतिदिन कौन कौन सी वस्तुएं कितनी मात्रा में खाएगा, उसकी कितनी शारीरिक आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी उससे, और वह रोगों से बचा रहेगा और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करेगा और लंबी आयु प्राप्त करेगा, ऐसा जो भोजन होता है वो आपका संतुलित भोजन कहलाता है। मतलब डे टू डे लाइफ में आप जो कुछ भी खा रहे हो उसकी वजह से जो आपकी फिजिकल जो न्यूट्रिएंट्स की नीड है वो कंप्लीट हो जाए, साथ में आपके जो रोग हैं उनसे आपको बचाया जा सके, एक हेल्दी डाइट हो, हेल्दी लाइफ हो और आपकी जो लॉन्ग लाइफ हो। ये आपकी बेसिकली जो संतुलित आहार होता है या भोजन होता है उसका मोटिव होता है। संतुलित आहार में बेसिकली कौन कौन से आपके एलिमेंट्स पाए जाते हैं? देखिए, बॉडी जो हमारी होती है वो 70% वाटर से मिलकर बनी होती है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जर्नली पूछा जाता है आपका जी, आपका जनरल साइंस में, होम साइंस में, टीजीटी पीजीटी सभी में बहुत आसानी से एक जो लोअर लेवल का क्वेश्चन होता है उनमें आता है और ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है खनिज लवण आवश्यक होते हैं, जो जैसे कि गंधक क्यों जरूरी है? गंधक युक्त अमीनो एसिड के निर्माण के लिए, कैल्शियम हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए। खनिज लवण नेक्स्ट है आपका फास्फोरस, जो कि कोशिका कला निर्माण के लिए जरूरी है। सोडियम तथा पोटेशियम खनिज लवण जो है वो कोशिका तरल नियंत्रण के लिए जरूरी है। क्लोरीन हमारी बॉडी में जरूरी है। आयरन जरूरी है, जिसे हिंदी में हम लोह कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और हीमोग्लोबिन का जो मेन पार्ट होता है वो भी आपका आयरन के कारण बनता है। आयोडीन जो है वो उपापचय नियंत्रण के लिए, और मैग्नीज जो है वो वसीय अम्लों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन जो है वो भी नेसेसरी होती हैं। इनको हम प्रीवियस वीडियोज में डिटेल में पढ़ चुके हैं, इनकी कमी से क्या बीमारी होती है, क्यों आवश्यक है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। जो आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे एलटी ग्रेड की, आप उसको जरूर से देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियोस को, क्योंकि मैंने काफी डिटेल में उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को, सभी चीजों को डिस्कस किया है। संतुलित आहार का क्या महत्व है? शरीर में पोषक तत्व प्रदान करना है। अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि में शरीर को
अतिरिक्त पोषण तत्व प्रदान करता है, शरीर निर्माण में और वृद्धि में सहायक होते हैं। हमारे जो संतुलित आहार होता है शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालन करता है, शरीर की सुरक्षा के लिए जरूरी है, और शक्ति या फिर ऊर्जा का निर्माण भी हमारे शरीर में इन्हीं के द्वारा होता है। अब क्या होता है कि हमने डाइट ले ली, डाइट लेने के बाद में कभी तो हम जरूर हर पर्सन जो है वो अपनी रिक्वायर्ड डाइट को फुलफिल नहीं कर पाता है, कभी कभी हम अंडर नरिश्ड रह जाते हैं, कभी हम ओवर नरिश्ड हो जाते हैं। तो जो हमारी जो नरिशमेंट की जो स्टेटस है वो डिफरेंट वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन, डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटस, डिफरेंट आपकी बायोलॉजिकल वैल्यूज पर, डिफरेंट आपकी ज्योग्राफिकल वैल्यूज पर ये डिपेंड करता है। तो इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, अलग अलग स्थितियां होती हैं जो कि आपकी विभिन्न प्रकार की जो डाइट है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहला आता है सुपोषण। सुपोषण क्या है? शारीरिक व मानसिक रूप से जब स्वस्थ हों, आप व्यक्ति की अपनी आयु अनुसार और कार्य क्षमता अनुसार जब हम डाइट लेते हैं तो वो सुपोषण हो जाता है। कुपोषण कब है? कुपोषण जब है जब भोज्य पदार्थ गुण व मात्रा में अपर्याप्त लिए जाएं, जैसे हम पोषण आवश्यकता की पूर्ति ना हो पाए, जैसे हम कुपोषण कहते हैं। जैसे कि आपने अपनी डाइट तो पूरी ले ली लेकिन उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम थी, बायोलॉजिकल वैल्यू कम थी उसकी, या फिर उसकी जो क्वालिटी थी वो खराब थी, तो आपका कुपोषण हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, यू आर टेकिंग अ गुड क्वालिटी फूड बट इन अ लेस क्वांटिटी, मतलब आप जब मात्रा में कमी कर देते हैं, आप कम मात्रा में भोजन को खाते हैं तो भी कुपोषण की स्थिति आ जाती है। फिर है अपर्याप्त पोषण। क्या है? पोषण व्यक्ति की आयु व आवश्यकता अनुसार न हो, इसमें एक अथवा एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी पाई जाए, ऐसा भी संभव है कि पोषण का अवशोषण ही ना हो, तो आपकी अपर्याप्त पोषण कहलाता है। जैसे कि आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके लिए अलग से आपकी वीडियो बना देंगे कि किस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन से न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। तो इस केस में भी आपका जो अपर्याप्त पोषण है वो हो जाता है। एक तो आपको डाइट ना लेने से ही होगा, दूसरा आपको क्वालिटी की फर्क से हो जाएगा, और तीसरा आपका एब्जॉर्बेंसी की बेसिस पर भी हो जाएगा। फिर है अत्यधिक पोषण। एक प्रकार का कुपोषण ही होता है अत्यधिक पोषण भी। आवश्यकता से ज्यादा जब हम पोषण ग्रहण कर लेते हैं, जिससे आपका ओबेसिटी यानी कि मोटापा हो जाता है, हार्ट डिजीजेस हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये आपके बेसिकली 4 प्रकार की पोषण की स्थितियां होती हैं जब आप डाइट को अपनी रिक्वायरमेंट से कम या ज्यादा इंटेक करते हैं, तभी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपका आता है भोजन पकाने की विधियां। तो देखिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें निरंतर पोषक भोजन पदार्थ ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। कच्चा खाद्य पदार्थ को पकाना अत्यंत आवश्यक होता है। इनसे एक तो उनका पाचन आसान हो जाता है, पौष्टिकता भी बनी रहती है, और दूसरा उसमें जो भी आपके जर्म्स वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, तो वो आपका एक तरीके से सैनिटाइज हो जाता है, या कहें कि एक तरीके से वो फ्री फ्रॉम डिजीज हो जाता है, क्योंकि उसमें सारे जीवाणु कीटाणु जो होते हैं वो मर जाते हैं। ये एक कला नहीं है बल्कि एक साइंस है। अगर हम कहें कि कुकिंग इज अ आर्ट, इट इज आर्ट, बट आर्ट एक हद तक है, इट इज अ साइंस। सबसे ज्यादा साइंस को फॉलो किया जाता है, क्योंकि किस तरीके से हमें बीमारियों से बचना है, किस तरीके से हमें अपनी डाइट को मॉडिफाई करना है, किस तरीके से हमें अपनी एनवायरनमेंट को देखते हुए, अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को देखते हुए अपनी डाइट को लेना है, ये सारी इसमें चीजों को अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, भोजन पकाने से पहले हमें कुछ चीजों का प्रिपरेशन करनी होगी, कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे धोना, जो भी गंदगी है, धूल है, हानिकारक पदार्थ है, उनको निकालना। देखिए, इफ इट इज आर्ट तो आप उसको धोएंगे नहीं, साइंस है क्योंकि इसमें से हमें धूल को निकालना है, गंदगी को निकालना है। तो वी आर फोकसिंग ऑन साइंस कि इसमें गंदगी होती है, वी आर अवेयर अबाउट इट। तो ये आपका धोना। फिर है ब्लांचिंग। यह मुख्यतः फलों सब्जियों को परिरक्षित करने से पूर्व किया जाता है, मतलब प्रिजर्व करने से पहले। भोज्य पदार्थों को संक्षिप्त अवधि तक उबाला जाता है, पानी में डुबोया जाता है, उसके बाद उसे बहते हुए ठंडे बर्फ के पानी में उन्हें धो दिया जाता है। तो ये आपकी ब्लांचिंग की प्रोसेस हो जाती है। ब्लांचिंग इज अगेन अ साइंटिफिक मेथड, जिसके थ्रू आप फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग रन। फिर उसके बाद है छीलना, काटना, मसलना, कद्दूकस करना, पीसना, भिगोना, छानना, अंकुरित करना, खमीरीकरण। ये सारी प्रोसेस आपको मालूम है। इसमें बेसिकली अंकुरण और खमीरीकरण जो है ये थोड़ा सा आपका इसमें
आपकी चीज़ें नई सीखने को होंगी। बाकी छानना, भिगोना, पीसना, कद्दूकस करना, ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती हैं। तो अंकुरण में क्या होगा, देखिए अंकुरण में क्या पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो ये प्रक्रिया अनाज और दालों को संपादित की जाती है, मतलब बेसिकली इट इज बीइंग अप्लाइड ऑन सीरियल्स एंड पल्सेस। अनाज में अंकुर निकलने की प्रक्रिया को हम अंकुरण कहते हैं। जो आपने अगर आपको फोर्थ क्लास का अपना एक एक्सपेरिमेंट याद होगा, तो मैम ने बोला था बीज लीजिएगा, उसको मिट्टी में लगाइएगा कांच के ग्लास में, उसमें से उसको निकलता हुआ आप देखेंगे बीज को। तो वो वाली जो प्रोसेस होती है वो आपकी अंकुर निकलने की प्रोसेस होती है। इसमें अंकुरण के लिए 6 से 12 घंटे भिगोया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर इफ यू आर गोइंग टू जर्मिनेट सम सीड, तो आप उसको कितने घंटों के लिए भिगोएंगे, तो 6 से 12 घंटे इनको भिगोया जाता है। अंकुरण की क्रिया द्वारा एंजाइम की जो क्रियाशीलता है उसमें बदलाव आ जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ का जो पोषण मान है वो बढ़ जाता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि अंकुरण की प्रोसेस क्यों की जाती है, उसका क्या लाभ है। तो उसकी जो एंजाइम्स की प्रोसेस बढ़ जाती है, जिससे उसका डाइजेस्टिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है आपका जो भी आपने सीरियल या पल्स को आपने जर्मिनेट करने के लिए रखा है। अंकुरण से जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है वो अपने सरलतम रूप ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जिससे इसकी पाचनशीलता बढ़ जाती है। अंकुरण की वजह से प्रोटीन भी अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। अंकुरण की क्रिया द्वारा वसा, ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। जो आपके जो ग्लिसरॉल वसीय अम्ल में चेंज हो जाते हैं, जो कि आपकी अगेन बॉडी के लिए हेल्दी रहते हैं। फिर उसके बाद है इसके लाभ क्या क्या हैं आपके। तो इसके लाभ हैं, अंकुरण से टैनिन फाइटेट कम हो जाता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है। विटामिन बी एंड सी की उपलब्धता बढ़ जाती है। जो विटामिन सी होता है वो जर्मिनेशन से पहले एब्सेंट रहता है। लौह लवण की मात्रा बढ़ जाती है और उनका अवशोषण भी बढ़ जाता है। पाचनशीलता बढ़ जाती है, भोजन जल्दी पक जाता है और इससे माल्ट को तैयार किया जा सकता है। माल्ट आपको मालूम है क्या है, क्योंकि मैं कई बार वीडियोस में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आपका आता है खमीरीकरण की प्रोसेस। इसमें एंजाइम की प्रक्रिया द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ को अपने सरलतम रूप में बदल दिया जाता है, विच विल बी इजियर टू डाइजेस्ट फॉर आवर बॉडी। खमीरीकरण को उचित तापमान यानी कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ये टेम्परेचर याद रखिएगा, जो कि आपसे पूछा जाता है। यह क्रिया यीस्ट, अणुजीव एंजाइम की अनगिनत वृद्धि से होती है। खमीरीकरण के उपरांत विटामिन बी, मुख्यतः थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन की उपलब्धता बढ़ जाती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा आपका जो न्यूट्रिएंट है वो खमीरीकरण के बाद बढ़ जाता है, तो एक तो विटामिन बी बढ़ जाता है और आपका एक विटामिन सी भी बढ़ता है। तो ये दोनों चीजें आपकी बढ़ जाती हैं। विटामिन बी में बेसिकली आपका थायमिन, राइबोफ्लेविन और नाइसिन बढ़ जाता है। मुख्यतः 5 विधियां होती हैं। अगर हम फूड कुक करने की बात करें तो 5 मेथड्स बेसिकली ब्रॉडली कैटेगराइज होते हैं, जिसमें पहला है आपका जल वाष्प द्वारा यानी कि आर्द्रता विधि द्वारा, जिसमें आपका उबालना, खदकाना, धीरे धीरे धीमी आंच पर पकाना, उबालना, पोचिंग, तरल पदार्थों को उबालना, कम तरल पदार्थों में उबालना है। वाष्प द्वारा पकाना, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि और दवा में पकाना यानी कि प्रेशर कुकर में पकाना, ये आपके जल विधि वाष्प के अंतर्गत आते हैं। वायु में आपका आता है रोस्टिंग, टोस्टिंग, ग्रिलिंग एंड बेकिंग मेथड आते हैं। थर्ड है आपका वसा या चिकनाई द्वारा, तो इसमें आपका डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग, ड्राई फ्राइंग और सौते आता है। माइक्रोवेव द्वारा भी आप 4th मेथड में कुक कर सकते हैं। 5th है आपका इंडक्शन कुकिंग और 6th है आपका सोलर एनर्जी के थ्रू यानी कि सूर्य की किरणों के माध्यम से पकाना। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि सोलर जो एनर्जी होती है उसमें कौन से प्रिंसिपल का कौन सा सिद्धांत है वो फॉलो होता है, जिसके कारण जो फूड है आपका वो पक जाता है। अब आपका जल वाष्प के द्वारा जो पकाने की विधि है उसमें आपकी बॉइलिंग आपने देखी थी। बॉइलिंग कितने पर टेम्परेचर पर होती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वथनांक ताप दिया जाता है। इसमें पानी में घुलनशील पोषक तत्व ताप से प्रतिकूल पोषक तत्व इसमें नष्ट हो जाते हैं। इसका ये ड्रॉबैक रहता है। आपको प्रीवियस जो अभी आपका टीजीटी का पेपर हुआ था उसमें आपका जो आपकी खदकाने का टेम्परेचर था वो पूछा गया था, जो था 85 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो फूड है उसको खदकाया जाता है। फिर होता है स्ट्यूइंग, इसमें 98 डिग्री टेम्परेचर पर धीमी गति से पकाया जाता है और कम पानी रखा जाता है इसमें। फिर आपका पोचिंग यानी कि कम तरल पदार्थ में पकाना, इसमें 71 डिग्री सेंटीग्रेड से 82 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान का प्रयोग किया जाता है। जो एग बॉईल करने की जो सर्वोत्तम विधि होती है वो पोचिंग मेथड होता है। इसमें खाद्य पदार्थ को, देखिए एग को कभी बॉईल नहीं किया जाता है, उसमें उसको पोचिंग की जाती है, उसकी याद रखिएगा। इसमें खाद्य पदार्थ को तरल पदार्थ जैसे जल, दूध, मादक पेय जैसे वाइन इत्यादि को डुबोकर पकाया जाता है।
वाष्प द्वारा पकाने की जो विधि है इसमें प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि और प्रेशर कुकर 3 मेथड आते हैं। प्रेशर कुकर प्रत्यक्ष विधि में आपकी इडली ढोकला वगैरह बनते हैं, अप्रत्यक्ष में आपकी मछली और पुडिंग वगैरह बनती है, और आपका प्रेशर कुकर में आलू दाल मांस ये सारी चीजें तैयार की जाती हैं। शुष्क ताप विधि के द्वारा बात करें तो रोस्टिंग में आपका रोटी बनाना, नान, भरता, बैंगन और आलू और शकरकंदी का यूज किया जाता है। और आपका भट्टी द्वारा पकाना यानी कि बेकिंग की बात करें तो इसमें बिस्किट, केक, पेस्ट्री और डबल रोटी का यूटिलाइज किया जाता है। ग्रिलिंग की बात करें तो इसमें 260 डिग्री टेम्परेचर रहता है, अंगीठी या फिर ओवन में इसमें चीज को सेका जाता है। अत्यधिक गर्म होने पर तेल में जो है वो एक्रोलीन एक हानिकारक गैस उत्पन्न होती है जो मुख्यतः आंखों पर गहरा प्रभाव डालती है। जब हमारा तेल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, हम कुछ फ्राई कर रहे हैं, तो उसमें से एक गैस निकलती है जिसे हम एक्रोलीन कहते हैं, जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, हमारी आईज के लिए बेसिकली। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो भी, और आप जब कुकिंग कर रहे हैं तो भी बेसिकली आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद आता है आपके रसोइयों के प्रकार। तो रसोइयों के बेसिकली 2 टाइप होते हैं, एक तो इंडियन स्टाइल और दूसरा आपका होता है वेस्टर्न स्टाइल। तो इंडियन स्टाइल किचन में पटरे पर या भूमि पर बैठकर खाना पकाया जाता है। खाना पकाने के लिए इसमें चूल्हे का यूज किया जाता है। जबकि अगर आप वेस्टर्न स्टाइल विदेशी शैली की बात करें तो इसमें खड़े होकर भोजन तैयार किया जाता है। इसमें बेसिकली आपके डिफरेंट टाइप की किचन का डिफरेंट स्टाइल की किचन यूज की जाती है, जैसे कि एल शेप की लेआउट की, यू शेप, जी शेप, वन वॉल और गैलरी किचन और गैलरी आइसलैंड किचन, इनका लेआउट आपका यूज किया जाता है। जैसे कि आप एल शेप की देखेंगे तो आपका यहाँ पर रेंज होती है, सिंक होती है और एक आइसलैंड दिया जाता है एल शेप में। साथ में ही आपका यू शेप में देखेंगे तो जो किचन है उसमें आपका 3 वॉल पर आपकी स्लैब होती है और बीच में आइसलैंड हो सकता है। जी शेप में आप देख सकते हैं कि जी जैसे शेप की किचन होती है जिसमें कि आपके माइक्रोवेव वगैरह सभी चीजों को रखने के लिए, रेफ्रिजरेटर को रखने के लिए स्पेस पर्याप्त होता है। वन वॉल किचन जो है वो छोटी जगह पर कम लोगों के लिए या फिर 1 to 2 पर्सन कुकिंग के लिए यूटिलाइज की जाती है। यहाँ पर सिर्फ एक दीवार पर आपका किचन जो किचन है वो बनाई जाती है, जिसमें आपका सिंक और गैस और आपका स्टोरेज, इन 3 ही चीजों के लिए स्थान रखा जाता है। फिर गैलरी वाले में आपका डबल साइड, आपका मतलब राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर ही आपकी जो स्लैब्स होती हैं और आपके डिफरेंट एरियाज को डिफरेंट तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है। फिर है आपका आइसलैंड वाला जिसमें आपका सी शेप या कोई भी हो सकता है और साथ में एक आइसलैंड बना दिया जाता है जिस पर आप ओवन रख सकते हैं या फिर आप अपना हॉब रख सकते हैं, जो कि आपका कुकिंग का जो पोर्शन होता है या चॉपिंग का पोर्शन होता है वो सेपरेट कर दिया जाता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग कर दिया जाता है। इस तरीके से आइसलैंड पर एक अलग ही काउंटर बना देते हैं, आइदर कुकिंग के लिए या फिर आप चॉपिंग के लिए या फिर आप इक्विपमेंट्स के लिए इसको अलग रखते हैं। तो यह आइसलैंड का होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आज आपकी बैलेंस डाइट और आपके टाइप्स ऑफ कुकिंग और आपका साथ में ही टाइप्स ऑफ किचन स्टाइल देख लिया है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और इसी सीक्वेंस में मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करती रहूंगी और टीजीटी के लिए भी आपकी एज सुन एज पॉसिबल हम लोग क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।